हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विंग को जैसे ही होश आया, उसने खुद को एक अनफैमिलियर रूम में पाया। विंग वहां से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। करीबन 10 मिनट ऐसे ही चीखने चिल्लाने के बाद विंग ने महसूस किया कि उस पूरे वाइट रूम का डोर ओपन हो रहा है। विंग ने जैसे ही उस तरफ देखा, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उस डोर को ओपन करने वाला फेस बहुत ज्यादा फेमिलियर था। वो फेस विंग के लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं था। वो पर्सन जिसने डोर ओपन किया था, वो धीरे धीरे चलते हुए विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग उस पर्सन को यह देखकर टोटली शॉक हो चुका था। विंग ने उसकी तरफ देखा और अपनी कोल्ड और रूड वॉइस में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या मजाक लगा के रखा है? खोलो मुझे। इतना बोल के विंग फिर से उस हैंड क्रब से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, या यूं कहा जाए नाकाम कोशिश करने लगा। और सामने खड़ा पर्सन वो सिर्फ विंग को ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की थी। जस्ट उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अराउंड फोल्ड करके वो विंग की तरफ देख रहा था। उस इंसान की आंखों में बहुत ज्यादा प्यार था, पर विंग उसका उस प्यार की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो फिलहाल अपने आप को छुड़ाने में था। विंग करीबन 5-6 मिनट और स्ट्रगल करता है, पर जब विंग समझ जाता है कि अब वो स्ट्रगल नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ से नहीं छूट सकता, तो विंग उसी पर्सन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। पर सामने वाले पर्सन का रिएक्शन देखकर विंग टोटली शॉक था, क्योंकि विंग उस आदमी की तरफ अपने गुस्से वाले और कोल्ड केज के साथ देख रहा था। वही सामने वाला पर्सन जिसकी आंखों में प्यार था, केयर था, कंसर्न था, अफेक्शन था, जिसे देखकर विंग भी एक पल के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था। वो सब कुछ भूल चुका था और बस सामने वाले की आंखों में देख रहा था। ये आंखें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। इसमें विंग के लिए प्यार क्लियरली नजर आ रहा है, जिसे देखकर विंग बहुत ज्यादा खुश है। इन आंखों में प्यार, केयर, कंसर्न देखने के लिए विंग कितना तड़पा है, ये सिर्फ विंग ही जानता है। चाहे विंग कितना भी कह ले कि वो नफरत करता है, पर सच्चाई तो सिर्फ विंग और उसका ओमेगा ही जानता है। सिर्फ विंग और उसका ओमेगा जानता है कि वो अपने अल्फा से कितना ज्यादा प्यार करता है। हाँ, सामने खड़ा पर्सन कोई और नहीं, लान वांगजी था। वी वुशियान का लान वांगजी या विंग का लानझान, एक ब्यूटीफुल ओमेगा का हैंडसम सा अल्फा। विंग और वांगजी दोनों भी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। वक्त गुजर रहा था, पर उन दोनों के लिए वक्त जैसे रुक गया था। पर यह मूवमेंट ज्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि विंग अपने सपनों की दुनिया से और वांगजी की आंखों से बाहर आ चुका था। विंग ने बहुत जल्द वांगजी से अपनी नजरें हटा ली और वो इधर उधर देखने लगा। जैसे ही विंग ने वांगजी से नजरें हटाई, वांगजी भी अपनी नजरों को फेर कर इधर उधर देखने लगा। विंग ने खुद को संभाला और उसने फिर से वांगजी की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या बदतमीजी है? खोलो मुझे। वांगजी ने बस विंग को ऐसे ही देखा और वो विंग के थोड़ा पास चला गया। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वांगजी की आंखों में कुछ अलग ही था, जिसे विंग आज पढ़ भी नहीं पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था। आज पहली बार विंग को लग रहा था कि जैसे वो वांगजी को जानता ही नहीं है, क्योंकि वांगजी की आंखों को पढ़ना आज विंग को आ ही नहीं रहा था। वांगजी ने फिर से विंग की तरफ देखा और वो तुरंत ही विंग के पास ही अपने घुटनों के बल बैठ गया। इसे देखकर विंग थोड़ा शॉक हो गया और वो पीछे जाने की कोशिश करने लगा, पर विंग वो एक चेयर पर बंधा हुआ था, तो वो पीछे तो नहीं जा सकता था। ऊपर से उसका हाथ भी बंधा हुआ था, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय वांगजी के नेक्स्ट एक्शन के वेट करने के अलावा। वांगजी ने विंग का एक हाथ पकड़ लिया। विंग का एक हाथ हैंडकफ से बंधा हुआ था और दूसरा हाथ जो फ्री था, उसे वांगजी ने अपने दोनों हाथों के बीच सिक्योरली होल्ड कर लिया। जैसे ही विंग ने यह महसूस किया, उसने तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश की, पर वांगजी ने उस हाथ को और भी टाइटली होल्ड कर लिया और वो सीधा विंग की आंखों की तरफ देखने लगा। विंग पहले तो वांगजी से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था, क्योंकि आज वांगजी की आंखों में जो भी था, केयर, कंसर्न, प्यार और इन सब चीजों से हटके कुछ और, जो विंग को पता नहीं क्यों खुद में ही कुछ अलग हलचल महसूस करवा रहा था। और विंग उस हलचल को
अवॉइड करना चाहता था, इसीलिए वो वांग जी की आई कांटेक्ट को भी अवॉइड कर रहा था। पर फिर भी कितनी देर विंग और वांग जी अलग रह पाते। थोड़ी देर बाद विंग खुद ही वांग जी की आंखों की तरफ देखने लगा और वांग जी उसकी तो ऑलरेडी ही आईज विंग की तरफ ही थी। फिर एक बार उन दोनों का एक आई कांटेक्ट हुआ। कुछ देर ऐसे ही वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे और बाद में वांग जी ने अपनी सॉफ्ट ट्यून को यूज किया और विंग से पोलाइटली कहा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी बात मान जाओ, ये ऑपरेशन कर लो। जैसे ही विंग ने ये सुना, उसने तुरंत अपने हाथ को झटके से वांग जी के हाथों से छुड़वा लिया और उसने फिर से वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने ना कहा तो मैं नहीं ही करूंगा। ये एफर्ट्स डालना बंद करो और मुझे खोलो। इतना बोलकर विंग फिर से अपने हाथ को खींचने लगा उस हैंडकफ से। जब वांग जी ने देखा कि विंग उसकी बात नहीं मान रहा, उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और विंग के लैप पर रख दिया। मतलब विंग चेयर पर बैठा हुआ था और वांग जी उसके सामने नीज पर बैठा हुआ था, तो वैसे ही वांग जी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके विंग के लैप पर रखा और बाद में अपने हेड को भी विंग की लैप पर ही रख दिया। कुछ ही देर बाद विंग ने महसूस किया कि कुछ तो अलग है, इसीलिए उसने अपना स्ट्रगल करना बंद किया। एक्चुअली वांग जी ने जब अपने हेड को विंग की लैप पर रखा था तो विंग वांग जी के हेड को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर कुछ ही देर बाद विंग ने वो स्ट्रगल बंद कर दिया और वो वांग जी की तरफ ही देखने लगा। वांग जी को ठीक से देखने के बाद विंग को समझ आया कि वांग जी रो रहा है। अब विंग इसे देखकर टोटली शॉक हो चुका था और वो अपनी ही जगह शांत बैठ चुका था। कुछ देर तो उन दोनों में ऐसी ही खामोशी थी, पर बाद में वांग जी ने वैसे ही रहते हुए अपनी लो ट्यून में और सैड ट्यून में कहा, मेरे मॉम डैड की मौत के बाद बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर और अंकल पर आ गई। अंकल की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी, इसीलिए मैंने पूरे बिजनेस को संभालने की कोशिश की, जिसमें बाद में मेरे ब्रदर ने भी मेरा साथ दिया और हम तीनों ने मिलकर फाइनली पूरे लैंड कॉरपोरेशन को अच्छी तरीके से सेट कर दिया। पर इन सब के दौरान मेरे लाइफ में मैम आई। हो सकता है उस लड़की ने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हो, इसीलिए उसने मेरे सबसे बड़े वीक पॉइंट पर अटैक किया और वो था लव। बचपन से ही मॉम डैड का मुझे पूरा प्यार मिला और बाद में अचानक ही अपने मॉम डैड को खोने के बाद मैं अकेला पड़ गया। भाई मेरे साथ तो थे, पर फिर भी मैं खुद को ही अकेला समझने लगा और मैं अपने भाई और अंकल से भी थोड़ा दूर हो गया और शांत हो गया। और बाद में वो मेरी लाइफ में आई। उसने मुझे प्यार, केयर, कंसर्न दिया और मुझ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, जिससे मैं भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मैं कभी भी खूबसूरती के पीछे नहीं भागा, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था और वो प्यार कहीं ना कहीं मुझे उसमें मिलने लगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ ही झुकने लगा। मैंने जब उसे उस दिन उस याच पर एक अल्फा के साथ देखा, बिलीव मी मैं बहुत टूट चुका था, क्योंकि उस शादी को करवाने के लिए मैंने अपने अंकल से, अपने भाई से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की थी, क्योंकि वो दोनों भी इस शादी के खिलाफ थे। पर फाइनली मैंने उन्हें मना ही लिया था और जब मैंने अपने ही प्यार को किसी और के बेड पर पाया, मैं बहुत दुखी हो चुका था। तब तक वो लड़की मेरे लिए मेरा प्यार थी और बाद में उसने तुम्हें ट्रैप में फंसाया। मैंने जब तुम्हें पहली बार उस याच पे देखा, मैं बहुत अलग फील कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी अभी मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया था और अभी फिर से मैं वही गलती दोहराने जा रहा था। इसीलिए, और एक रीज़न ये भी था कि मैं म्याम्या की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ मानता था, इसीलिए भी मैंने तुमसे ज़बरदस्ती बिना तुम्हारी मर्जी के शादी कर ली और तुम्हें अपना ओमेगा बना लिया। धीरे धीरे मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगा, भले ही तुम मुझसे कुछ बात नहीं करते थे, मुझसे हमेशा डर कर रहते थे, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक कंफर्टेबल और सिक्योर फील करने लगा। बाद में जब मुझे म्याम्या की सच्चाई पता चली, बिलीव मी पता नहीं क्यों, पर इतना बड़ा सच जानकर भी मुझे दर्द नहीं हुआ। मुझे ये जानकर खुशी भी नहीं हुई कि वो जिंदा है और ना ही मुझे बाद में उसकी मौत से भी कोई फर्क पड़ने लगा। बाद में मैं समझ गया कि मैं कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, बस उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता था, क्योंकि वो मुझे अपना
अटेंशन देती थी जिसकी मुझे तब ज़रूरत थी। ये जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने सुना था कि हम लैंस ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करते हैं और ये बात मैं मानता भी था क्योंकि मैंने अपने भाई को देखा था। एक बिजनेस मैरिज होने के बावजूद भी मेरे भाई जियांग चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और बाद में उनके रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, बिजनेस प्रॉब्लम्स भी आए, पर फिर भी मेरे भाई ने जियांग चैंग का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना ही चैंग ने मेरे भाई का साथ छोड़ा। इसे ही तो असली लव कहते हैं, है ना? हाँ, शायद यही लव है और मेरे लिए वो लव तुम बन गई क्योंकि तुम भी वैसे ही थे। तुमने मेरा हर टॉर्चर सहा, मेरे हर डांट सुनी, ज़रूरत का फिर भी तुमने ख्याल रखा, इसीलिए मैं हैप्पी था। पर फिर भी मैं अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, पर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा अपनी फीलिंग्स को कंफर्म करने में क्योंकि उस दिन उस पार्टी में जब मैंने देखा कि तुम्हारा पूरा ध्यान वेंचाओ की तरफ है और ऊपर से न्यू हुसैन भी तुम्हारे साथ है, तो पता नहीं क्यों मुझे वेंचाओ से तो जेलेसी हो ही रही थी, पर न्यू हुसैन जो एक ओमेगा है, मुझे उससे भी जेलेसी फील होने लगी। और उसी वक्त मैं समझ चुका था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन उस पार्टी से खींचते हुए अपने घर को लाया और तुम्हारे साथ वो सब करने की कोशिश की क्योंकि मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर तुमने उस दिन मुझे अच्छा खासा मजा चखा दिया और अपने रूम में चले गए। पर उस दिन मेरा गुड लक कि तुम्हारी हीट आ गई और उस दौरान मैंने तुम्हें अपना बना लिया। उस दिन मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट हूँ और तुम भी मेरे फर्स्ट ही थे। तुम्हारे हीट के दौरान तुम्हारी ओमेगा फ्रेग्रेंस, तुम्हारे वो मॉन्स जो सिर्फ मेरे नाम के थे, बिलीव मी मैं टोटली एडिक्टेड हो चुका था। मैं इन सब चीज़ों को हर रोज चाहता था। सिर्फ इसीलिए मैंने तुमसे हक मांगा अपने अल्फा होने का, जो तुमने मुझे दे भी दिया। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में अचानक एक सवाल आया, क्या सिर्फ मैं तुम्हारी बॉडी से एडिक्टेड हूँ या मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कुछ चाहता हूँ? इस सवाल का जवाब मैं पाना चाहता था, पर कैसे? मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। तभी मेरे पास वो बिजनेस प्रपोजल आया जिसके दौरान मुझे 10 दिन बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना था। तुमसे 10 दिन दूर रहने का ख्याल भी मुझे पागल बना रहा था, पर फिर भी मैं कंफर्म होना चाहता था, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया और मैं वहाँ चला गया। बिलीव मी, वहाँ बिताया हर एक दिन, हर एक मिनट, इनफैक्ट हर एक पल भी मेरे लिए सालों बराबर बीत रहा था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं हो रहा था कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुम्हें अपने पास चाहता था, सिर्फ तुम्हारी बॉडी को नहीं, तुम्हें खुद को अपने पास चाहता था। तुम्हारी वो केयर, कंसर्न, उन सब चीज़ों को मैं मिस करने लगा और तब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुका था अपनी फीलिंग्स को लेकर कि मैं 100% तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुम्हारे दिल से, तुमसे, तुम्हारे होने से, उस एहसास से जो मुझे ये श्योरिटी दिलाता था कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। और जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ, मैं एक पल भी वहाँ रुक नहीं पाया और तुरंत ही तुम्हारे पास भागता हुआ आया, पर तुम मेरे मेंशन में नहीं थे। मैं डर गया, बहुत घबरा गया था कि तुम कहीं छोड़कर चले तो नहीं गए, मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। तुम नहीं जानते उस वक्त मैं कितना परेशान था। उन कुछ ही घंटों में मैंने अपने दिमाग में क्या क्या थियरी बना के रखी थी और वो हर एक थियरी मुझे तोड़ रही थी, अंदर से मार रही थी। तुम्हें खोने का एहसास ही मुझे इतना डरा चुका था कि मैं उस वक्त खुद को ख़त्म करने के लिए भी तैयार था, पर तुमसे दूरी मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। ऊपर से मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारे मैसेजेस किए, पर मुझे एक का भी रिप्लाई नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और जब तुम घर आए तब मुझे गुस्सा आ गया और मेरा गुस्सा तब ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने तुम्हारे बॉडी पर किसी और अल्फा के फेरोमोन्स को फील किया। तुम मेरे अलावा किसी और अल्फा के करीब भी होंगे, ये सोचकर ही मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया। तुम सोच भी नहीं सकते उस पल मेरे अंदर क्या क्या चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि मुझे खुद पर और खुद की हरकतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ जैसा ट्रीट किया था, जो मेरा बिहेव था, उससे मैं खुद ही डर चुका था क्योंकि मुझे लगा
कि मेरा इतना बुरा बिहेव देखकर तुम खुद ही मुझसे दूर जाने लगोगे। मैं गलत था और मैं खुद ही डर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन इतना बुरा ट्रीट किया। मैं तुम्हारी बॉडी से उस फेरोमोन्स को निकालना चाहता था और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से अपने मार्क से ढकना चाहता था। मैंने उस दिन तुम्हें बीट किया क्योंकि मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, ताकि आगे से मेरे अलावा तुम किसी और अल्फा के भी पास ना जाओ और उसके फेरोमोन्स तुम्हारी बॉडी से ना आए। मैं उस दिन पूरी तरीके से जेलेसी में डूब चुका था और मेरा अल्फा उसी वजह से मुझ पर कमांड ले चुका था। और मेरा अल्फा वो एक डोमिनेटेड अल्फा है जो अपने ओमेगा को किसी भी हालत में बस अपना बना कर रखना चाहता है। मैं और मेरे अल्फा की यही एक बुरी आदत है। हम दोनों भी अपनी किसी भी चीज़ को या इंसान को किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। ऊपर से मैं तो ये श्योर हो चुका था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुम कभी भी मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते थे, जिस वजह से मैं और भी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका था। और यही डर मेरे अल्फा के अंदर भी था। ना मैं तुम्हें खोना चाहता था, ना मेरा अल्फा उसके ओमेगा को। मैं और मेरा अल्फा तुम और तुम्हारे ओमेगा को ये समझाना चाहते थे कि तुम दोनों सिर्फ हम दोनों से बिलोंग करते हो। इसीलिए मैंने उस दिन इतना बुरा बिहेव किया, पर थोड़ी देर बाद ही मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम्हारी हालत इतनी बुरी देखकर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, तुम पे नहीं बल्कि खुद पे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतना जानवर भी बन सकता हूँ। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें अपने रूम से निकाल दिया और अपना गुस्सा तुम पर ही निकाल दिया, वो भी तुमसे इतनी घटिया बातें कहकर। पर बिलीव मी, मैं जब शांत हुआ तब मैंने तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, तुम्हें समझाना चाहता था कि मैंने वो सब बिहेव क्यों किया, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। तुम मेरे मेंशन से और मेरी ज़िंदगी से जा चुके थे। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। पर फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं तुम्हें ढूंढता रहा और मेरी तलाश तब खत्म हुई जब तुम उस दिन उस ऑफिस में वे कॉरपोरेशन के ओनर बन के आए। और उस दिन मैं बहुत खुश था, पर फिर भी मैं तुम पर गुस्सा भी था क्योंकि इतने दिन तुम मुझसे दूर रहे। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, पर मेरी पर्सनैलिटी और नेचर, मैं किसी से भी खुल के अपने दिल की बात कर ही नहीं पाता, उन्हें अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाता। इसीलिए मैं हमेशा ही गड़बड़ कर देता हूँ। मैं वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। पर इस बार मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था, पर जब मैंने देखा कि तुम वेनिंग के इतने पास हो, फिर से मेरी जेलिसी मुझ पर हावी हो गई और मैं उस रात तुम्हारे घर आया। मैंने तुम पर अपनी अल्फा वॉइस का यूज़ किया ताकि मैं तुम्हें और खुद को भी ये दिखाना चाहता था कि तुम अभी भी सिर्फ मेरे हो, मुझसे बिलोंग करते हो और मेरी वॉइस अभी भी तुम पर वर्क करती है। और बिलीव मी, मैं बहुत खुश था क्योंकि उस दिन भी तुम पर मेरी अल्फा वॉइस पूरी तरीके से काम कर रही थी। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहने लगा, तुम्हें यह समझाने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर फिर से मेरी बेवकूफ़ियों ने और मेरे नेचर ने मुझ पर ही पासा उल्टा डाल दिया। प्लीज़ विंग, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने सुना है और शायद समझा भी है कि तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, तो तुम ये भी समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। और मेरी एक सच्चाई जो कभी नहीं बदलेगी और ना ही बदली थी, वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं गलत था, इनफैक्ट मैं गुनहगार हूँ। गलत कहना मेरे जैसे इंसान को ये गलत होगा। मैं गुनहगार हूँ, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे बच्चे का भी। अपने गुस्से, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़ में आकर मैंने तुम्हें हर्ट किया और बाद में मेरे बच्चे को मैंने ही अपने हाथों से मार दिया। मुझे अब तक सिर्फ ये गिल्ट था कि मैंने तुम्हें गलत समझा, पर अब तुम्हारी सारी सच्चाई जानने के बाद 1 महीने से मैं इस गिल्ट में भी हूँ कि मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मुझे
माफ कर दो, या मैं तुम्हारी सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर ना जाओ, नहीं मेरे पास तो एटलीस्ट इस दुनिया में जिंदा तो भी रहो। मैं ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुका हूँ, अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ, खुद को खो चुका हूँ, तुमसे दूर हो चुका हूँ, अपने बच्चे को खो चुका हूँ, पर मैं अभी तुम्हें खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नफरत करते हो ना, नफरत करो मुझसे, पर प्लीज एटलीस्ट मुझसे नफरत करने के लिए ही सही जिंदा तो रहो, प्लीज विंग। इतना बोलकर वांग जी ने अपने हेड को उठाया और वो विंग की तरफ देखने लगा। और जब वांग जी ने विंग की तरफ देखा, वो टोटली शॉक था, क्योंकि विंग की आंखों में अभी भी कुछ भी नहीं था। वो बस ब्लैंकली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो कुछ देर तो ऐसे ही विंग को देखता है और बाद में वो खड़ा हो गया, बिल्कुल विंग के सामने ही खड़ा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपनी उसी सॉफ्ट पर थोड़ा हार्श ट्यून में कहा, अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे उस गुनाह की सजा भी मिलनी चाहिए, है ना विंग। इतना बोलकर वांग जी ने एक सॉफ्ट स्माइल की। सो इनफ फॉर टुडे। वांग जी की सजा वो क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।